चलो तो लास्ट लेक्चर से कोई डाउट है तो पूछ लो क्विकली, और नहीं है तो जस्ट देख लो। लास्ट क्लास में ज्यादा कुछ पढ़ नहीं थे हम लोग, समरी एक बार देख लेते हैं क्विकली। तो स्टार्ट किए थे हम लोग जी सेंटर भैया। ऑफ मास। कुछ पूछना है क्या? नहीं भैया। ओके, तो सेंटर ऑफ मास के बाद हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किए थे डेफिनेशन से। अगर डेफिनेशन से स्टार्ट किए थे, डेफिनेशन कुछ हम बोले थे, बहुत तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, बट हालांकि अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल डेफिनेशन। बस जस्ट वर्ड में बोलने के लिए कोई बोले तो बहुत सारा वर्जन है, अलग अलग वर्जन है बोलने का। हम बोले थे ये वाला कि बहुत सारा तुम्हारे पास मासेज है, बहुत सारा मास है, मान लो अलग अलग जगह पे मास पड़ा हुआ है, उनके लिए तुम क्या करो, सभी के जगह पे एक ऐसा पॉइंट डिफाइन कर रहे हो जिस पॉइंट का अगर मोशन तुम्हें स्टडी कर लेते हो तो उसका मोशन तुम्हें बाकी सारे पॉइंट के मोशन के बारे में कुछ हद तक आइडिया दे देगा। कंप्लीटली नहीं बोलना है, बट कुछ हद तक एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट तुमको बता देगा कि हाँ बाकी सब पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा हो। मैथमेटिकली सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कैसे करते हैं, तो दो पार्ट में हम लोग डिस्कशन किए थे। जो सिस्टम तुम्हारा है वह डिस्क्रीट सिस्टम है या कंटिन्यूअस सिस्टम है। डिस्क्रीट मतलब मेरे पास अलग अलग पॉइंट पे मास पड़ा हुआ है, अलग अलग पॉइंट पे मास पड़ा हुआ है। अगर सच में सोचो तो ऐसा सिस्टम बोल सकते हो आइडियल है। जनरल तुम कहीं पे भी अगर देखो तो पॉइंट मास, पहली बात है पॉइंट मास जो आइडियलाइजेशन है, सच में तुमको कहीं दिखता है कि 5 केजी का किसी पॉइंट पे पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ। जनरली जो भी चीज होता है सबका सब डिस्ट्रीब्यूट, हम ही लोग का मास अगर कुछ है तो किसी एक पॉइंट पे नहीं है भाई, पूरा पूरा हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। बट आइडियलाइजेशन के हम लोग समझते हैं डिस्क्रीट सिस्टम को, और फिर वहां से हम कंटिन्यूअस पे जाते हैं। डिस्क्रीट से स्टार्ट किए थे। डिस्क्रीट सिस्टम मतलब हो गया सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस, अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे तुम्हारे पास मास पड़ा हुआ है, m1 m2 m3 पड़ा हुआ है। माने थे n पॉइंट मास सिस्टम। जब हर पॉइंट पे मास माने थे, फर्स्ट पॉइंट पे मान लो माने थे हम लोग m1 से लेकर mn तक, और सभी पॉइंट का सोच के देखो, ये पॉइंट और इस पॉइंट पे तुम बोल रहे हो कि 1 केजी का मास पड़ा हुआ है, 2 केजी का मास पड़ा हुआ है। सच में यह बोलो तो प्रैक्टिकली कहीं तुमको देखने को रेयरली ही मिलेगा कि किसी एक पॉइंट पे 2 केजी का पार्टिकल पड़ा हुआ है। जब जब भी कोई चीज तुम 2 केजी का लोगे उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा, ठीक है, पॉइंट मास नहीं होगा। बट डिस्क्रीट सिस्टम हम लोग ऐसा लेके चलते हैं, आइडियलाइजेशन, इस पॉइंट पे पड़ा हुआ m1, फिर इस पॉइंट पे m2, सिमिलरली mn तक था अपने पास, और हर पॉइंट का स्पेस में कहीं भी हो कहीं भी हो, किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर होगा, उसको अज्यूम किए थे r1 से लेकर rn तक। तो मैथमेटिकली सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन यही है। सेंटर ऑफ मास को डिफाइन हम लोग ऐसे करते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो भी होगा वह क्या होगा, एक पॉइंट होगा बाय डेफिनेशन, और वह पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम इन सभी मासेस के कोऑर्डिनेट के हेल्प से निकाल सकते हो। वही यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, m1r1 प्लस m2r2 अप टू mn डिवाइडेड बाय m1 से लेकर mn तक। कुछ बुक में नीचे इसको कैपिटल M लिखा रहता है, मतलब टोटल मास ऑफ द सिस्टम। जी भैया। हाँ, ये तुम्हारा हो गया। फिर हम लोग आए थे n मास था, बट सबसे इजियर केस क्या होगा, तुम्हारे पास 2 मास। सिंगल मास होगा, पॉइंट मास होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? अगर एक ही है तो सिर्फ एक ही है भैया मास, उसके सेंट। वही खुद हो जाएगा, वो खुद ही हो जाएगा। जी इक्वेशन भैया। बना के देख लो भाई, कुछ नहीं होगा, m1r1 बाय m1 कट जाएगा, r1 ही आ जाएगा, और एक ही जी पॉइंट भैया। है, उसका पूरे सेंटर ऑफ मास वो खुद है। इक्वेशन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। m1r1 डिवाइडेड बाय m1, m1 खत्म, r1 ही आगे rc1। तो इसलिए एक पॉइंट पे तो बात करो ही मत। इससे सिंपल 2 पॉइंट लिए थे हम लोग, और 2 पॉइंट मास लिए थे इसी डिस्टेंस पे। एग्जांपल से किए थे हम लोग 4 मीटर। आज इसी को पहले इस पे कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, जस्ट कंक्लूजन बोलते जो पिछले क्लास में बोले थे। एक्सिस तुम कहीं भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, जितने भी पॉइंट मास है उनका कोऑर्डिनेट तुम उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करो, और फिर उसके ऊपर फॉर्मूला लगाओ, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का भी निकाल सकते हो। मोस्टली तुम प्लेनर सिस्टम में ही डील करोगे, आगे आएगा 3D वाला भी, बट 2D वाला ही मोस्टली आता है। तो 2 एक्सिस का ही तुमको एटमोस्ट जरूरत पड़ने वाला मोस्ट ऑफ द केस में। एक्सिस चेंज करोगे, जी वही सिस्टम तुम्हारा वही है, पार्टिकल वहीं पड़ा हुआ है। एक्सिस तुम अगर चेंज कर दिए, मतलब अपना ऑरिजिन चेंज कर लिए, तो कुछ नहीं होगा, कोऑर्डिनेट सबका चेंज हो जाएगा, बट सेंटर ऑफ मास सच में जहां पे है ना वहीं पे रहेगा। वो सच में जी चेंज होने वाला, उसका वैल्यू तुम अपने एक्सिस के में चेंज कर दे। कुछ ऐसा हो गया, कल एग्जांपल भी दिए थे, तो अपने घर पे बैठे हो, हमसे कोई पूछे तो हम बोलेंगे 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तुम्हारे पड़ोसी से पूछे तो वो बोलेगा कि अभी इतने डिस्टेंस पे है वो। तो डिस्टेंस वैल्यू चेंज हो रहा है, बट सच में तुम तो कहीं एक ही जगह पड़े हुए हो, दो अलग अलग जगह पे तो नहीं हो सकते एक ही टाइम पे।
रहेगा तो एक ही जगह पे। सेंटर ऑफ मास तो जहाँ है वही है, तुम अपना एक्सिस चेंज कर रहे हो और कोऑर्डिनेट उसका चेंज कर रहे हो, अपने रिस्पेक्ट में बोल रहे हो। तो कहीं भी सेंटर ऑफ मास किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, हमारे एक्सिस के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट इतना। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है, बाय डिफॉल्ट हम लोग ग्राउंड को लेकर चलते हैं कि हाँ ग्राउंड फ्रेम से बात किया है, वो तो जानते ही हो तुम। बट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, वो जहां है वही है, तुम अपना एक्सिस ये घुमा। फिर एक मतलब पॉइंट हम लोग बोले थे कि सेंटर ऑफ मास पे ही कोई एक्सिस ले ले तो भाई ऑब्वियस ही बात है, सेंटर ऑफ मास पे ही अगर तुम बैठ जाते हो तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 0,0,0 ही होगा, ऑरिजिन हो गया वो खुद। और उस केस में अगर ये इक्वेशन तुम लगाओ तो बाय m1 m2 सब जीरो में चला जाएगा, आरसीयू में जीरो है तो, और तुम बोल सकते हो, इसको लैंग्वेज में बोला जाता है इस केस में अगर सेंटर ऑफ मास पे ही तुम्हारा एक्सिस है, यानी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में किसी भी सिस्टम के मास का, इसको क्या बोलते हैं, वेटेड, क्या बात है यार, बोलो, weighted position of all the point masses. सारे पॉइंट मास है, इसका वेटेड पोजीशन मतलब ये हुआ ना, तुम मास ले रहे हो, उसका मास मतलब वेट के सेंस से बोलना चाह रहा हो, और उसको पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर ऐड कर रहे हो तो वो जीरो आ रहा है, लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है, ये भी तुमको पता है। अब आज हम स्टार्ट क्या करेंगे वो देखो, दो ही पॉइंट मास पे जनरल लेके सॉल्व करेंगे, मतलब कोई वैल्यू नहीं ले रहा है, m1 m2 ऐसे करके करेंगे, क्योंकि कुछ कंक्लूजन निकालना, होपफुली तुम लोग बुक में गए हो तो पढ़े भी हो। मान लो अपने पास दो पॉइंट मास, हेडिंग डाल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए 2 पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इसको बोले यार 2 पॉइंट मास सिस्टम बोल सकते हो इसको, 2 पॉइंट मास का सिस्टम है, उसका सेंटर ऑफ मास निकाल COM ऑफ ए 2 पॉइंट मास सिस्टम m1 m2। अब ज्यादा टाइम लेंगे नहीं हम, तो क्विकली कैलकुलेशन करने वाले हैं, तुम लोग फॉलो करना है, m1 m2 ठीक है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस आ रहा है, दो पॉइंट मास जो सेपरेटेड है r डिस्टेंस से, ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसके मेरा ये ठीक है r। तुमसे बोला गया क्वेश्चन क्या वो देखो, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का m1 से डिस्टेंस बताओ और m2 से डिस्टेंस बताओ। क्वेश्चन लिखो या ड्रॉ करो और लिखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बता करो फ्रॉम m1 से डिस्टेंस बता करो और फिर बताओ m2 से। तो ऑब्वियस ही बात है, m1 से जितना होगा r में से घटा दोगे तो m2 से आ जाएगा, तो कुछ नया बात है नहीं, जस्ट जनरल वेरिएबल में काम कर। तो देखो हम क्विकली से सॉल्व करेंगे। देखो करना क्या, देखो डिस्टेंस पूछा है तुमसे तो तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहीं भी लो, इसका आंसर चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि तुमसे कोऑर्डिनेट नहीं पूछा, ध्यान देना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जनरली क्वेश्चन अगर पूछेगा ना तो तुम्हें एक्सिस दे के पूछेगा, जो सीधा पूछ दिया कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सारे बच्चे का अलग अलग आंसर आएगा, सबका कोऑर्डिनेट अपना है, कोऑर्डिनेट जनरली नहीं पूछता, इस तरीके से पूछेगा डिस्टेंस, ताकि तुम कहीं भी एक्सिस लो आंसर सेम आएगा, ऑप्शन सबका मैच करेगा। तो चलो करते हैं, एक्सिस कहीं पे भी लो, मान लो यहीं पे लेते हैं क्विकली, सेंटर ऑफ मास के एक्स, पहले तुम्हें पॉइंट मास का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, हो जाएगा 0,0 और ये हो जाएगा r,0 फट से लगाओ और एक COM निकालो, डायरेक्ट हम लिखेंगे, फॉलो करना अपना, एक सेंटर ऑफ मास जाएगा m1 into 0 plus m2 into r divided by total mass of the system by m1 plus m2, और ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है, तो वो लिखने वाले हम नहीं है। इसका मतलब तुम ये बोलोगे यहां से इतने डिस्टेंस पे m2r बाय m1 plus m2r पे ये सेंटर ऑफ मास में लाई करेगा, इसी पॉइंट, यानी इन दोनों का लाइन ड्रॉ किया, इसी लाइन के बीच में यहां से कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास, m1 के साथ अगर डिस्टेंस ले रहे हो तो m1 से डिस्टेंस आ रहा है m2r बाय m1 plus m2,
तो ऑब्वियसली इधर से क्विकली बोलो डिस्टेंस कितना होगा, आर में से घटा के। m1 by बिल्कुल m1 by बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ ऑब्जर्व किया अगर बुक पढ़े भी होगा तो कुछ ऑब्जर्व कर लिया होगा ऑलरेडी, जो बुक में लिखा रहता है डायरेक्ट। हम तुमसे बोले हैं m1 के साथ डिस्टेंस मान ले dm1, जस्ट नेम दे रहे, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस m1 से अपॉन सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस m2 से। लैंग्वेज बुक में लिखा था, हम जस्ट सिंबॉलिकल लिख रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1 डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2 इज इक्वल टू, करोगे तो इन डिस्टेंस का रेशियो लेकर देखो कितना आ रहा है। m1 के साथ डिस्टेंस ऑफ m2 r, इसके साथ m1 r डिवाइड करोगे, m1 प्लस m2 कट जाएगा, यह आएगा m2 by m1। तो तुम देखो मास के साथ जो डिस्टेंस है वो मास के इनवर्स रेशियो के इक्वल टू है। 2 पॉइंट मास के केस में तुम्हें 2 पॉइंट दे, सेंटर ऑफ मास बोले पता करने के लिए, सीधा सीधा बीच में एक ऐसा पॉइंट पे होगा जहां से डिस्टेंस इनवर्स रेशियो में होगा। इसको इलस्ट्रेट करना एग्जांपल से, क्विकली लिखना तो लिखो, एग्जांपल से बता दे तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो 2 पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास, करना नहीं पड़ेगा इतना एक्सेस वगैरह, अगर तुम इस कंक्लूजन को अगर ध्यान रखते हो। क्विकली नोट करो, हेडिंग डाल सकते हो, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए 2 पॉइंट मास सिस्टम। बाकी तुम अगर कंसेप्ट समझते हो तो 2 पॉइंट मास कोई तुम्हारे अलग टॉपिक नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास n पॉइंट मास का समझ चुके हो तो 2 पॉइंट मास 3 पॉइंट मास कितना भी हो। टू पॉइंट मास सिस्टम मास हो गया भैया। ओके चलो अब देखो इसको यूज करेंगे, पॉइंट याद रखना। मान लो सिंपल सा तुम्हें बोले कि 10 मीटर के डिस्टेंस पे 2 पॉइंट मास रखा गया, एक है यहाँ पे ए पॉइंट पे है मान लो 4 kg का मास, और ये मान लो तुम्हारा मान लो 2 kg ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, फर्क पड़ता नहीं है, वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगा ही। बी तुमसे बोला गया बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो बेसिक तो तुम्हारे पास है ही, करो आंसर आएगा ही, कोऑर्डिनेट लो, इनका कोऑर्डिनेट लो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा ही। पर तुम जानते हो सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं पे ऐसे होगा, किसी पॉइंट पे होगा COM, जहां से इन दोनों डिस्टेंस का रेशियो 4:2 नहीं होगा, 2:4 होगा। जी खत्म है। 6 क्लास के रेशियो का क्वेश्चन हो गया कि 10 रुपए को 2 आदमी में बांटा गया, 2:4 रेशियो में, बताओ दोनों आदमी को कितना कितना मिलेगा। तो हम बोलेंगे इधर वाले आदमी को मिलेगा 2/6 × 10। जी डायरेक्ट तुम बोल सकते हो कि भाई इधर ए पॉइंट से इतना डिस्टेंस पे होगा 2/6 × 10, और इधर से होगा 4/6 × 10। ये अगर नहीं समझ पा रहे तो बोल दो, चूंकि हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इनके से अगर चूंकि ये सब किए होगा काम तो बांटने वाला, 2 मान सकते हो इसको 2x, इसको 4x, 2x + 4x = 10, फिर x निकालो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, वही चीज यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से तुम्हारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 20/6, तो बोलोगे इधर से 10/3 डिस्टेंस पे है, और इधर से 4/6 × 10, 40/6 मतलब कितना हो गया ये 20/3। तुम देखो जो भारी मास है ना उसके करीब है सेंटर ऑफ मास, देखो 4 kg से करीब है, 10/3 ज्यादा करीब है, तो 2 पॉइंट मास का तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब देखो इसी का दूसरा एक क्वेश्चन है मेरे पास, मतलब इसी का, ठीक है बात करते हैं। देखो ऐसा कुछ तुम बेसिक से करोगे तो उसे भी आंसर आएगा, बट क्यों उतना करना चाहते हो, ये 2 पॉइंट मास के लिए खास करके बोल रहे हो, तो मतलब ऐसा बना देगा कहानी तुमको, ठीक है ऐसा कुछ, ये ओरिजिन है, ऐसा कुछ कर दिया।
अब ये दिए हुआ है, यहाँ पे जो है 2 kg का पार्टिकल पड़ा हुआ है और ऑरिजिन पे एक 4 kg पड़ा हुआ है, और क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट वो तुम्हें ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया, तो तुम्हें एक्सिस अब वही लेके चलोगे। और पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो बेसिक अप्रोच होगा 4 kg का कोऑर्डिनेट निकाल के डिस्टेंस दिए हुआ है बीच का 5 मीटर, तो बेसिक अप्रोच से करोगे तो बिल्कुल तुमको करना होगा, ये एंगल भी दिए हुआ है कि एंगल है 37 डिग्री। अब बेसिक से करना तो तुम क्या करो, इसका भी अब कोऑर्डिनेट निकालो, तो तुम बोलोगे 5 का cos 77, इसका x कोऑर्डिनेट होगा, हम लिख रहे हैं 5 × cos 37, बिल्कुल से cos 37 को लिखते हैं 4/5 और कॉमा होगा 5 sin 37, 5 sin 37 होगा 5 × 3/5, तो तुम दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिए और फॉर्मूला लगा दो m1x1 + m2x2 / m1 m + m2, उससे बहुत ज्यादा टाइम अलग लगेगा, डिपेंड करता है तुम पे, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम क्या करेंगे डायरेक्ट बोलेंगे बीच में सेंटर ऑफ मास ऐसे होगा, कोई पॉइंट होगा, मान लो जो पी ही बोल देते हैं, या COM लिख रहे थे बार बार पी बोल देते हैं, ताकि रेशियो कैसे बटेगा 4:2 नहीं, इधर 2 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, हालांकि बात वही पड़ रहा है। फिर 2 में क्या करो, बांटो 5 को 2 पार्ट में बांटो 2:4 में, तो 2/6 × 5 तुमको क्या दे देगा, ये लेंथ, और ये लेंथ का फिर क्या करना, cos ले लेना तो x कोऑर्डिनेट, sin ले लेना तो y कोऑर्डिनेट, वही बात हो गया, खुद से सोचना, चीज वही हो गया। चलो ठीक है, तो हम बोल दिए क्वेश्चन को, जस्ट नोट कर लो, घर पे जाकर वापस से सोचना क्विकली। 2:4 120 सकते हैं, और 2:4 में बटेगा ना, देखो 4 के तरफ 2 इनवर्स रेशियो में बढ़ता है ना, इसको लिख सकते हैं 1:2 भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रेशियो है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या यार, बिल्कुल हम डायरेक्ट मास को इंटरचेंज करके लिख रहे हैं, वो कटने वाला तो कटा, तो क्या फर्क पड़ता है, रेशियो ही तो। लिख लिए तो लिख लो और क्विकली बोलो, लिख लिए तो जहां ट्राई करना, फाइनल आंसर निकालना, मैच कर लेंगे हम, बस इसमें कोई गलती होने का चांस है नहीं, मतलब क्या हो गया, अब देखो इसी पे 2 पॉइंट मास पे ही क्वेश्चन दो, जस्ट क्वेश्चन में बोलेंगे, नोट करना, घर पे जाके सोचना, नहीं बने बोल देना कल आकर के। तो क्या है क्वेश्चन, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये 4 kg है और ये 3 kg है, 3 kg, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे दिया, मान लो 20 मीटर, 20 मीटर। ये बोला क्या, देखो अभी इनका सेंटर ऑफ मास कहीं पे लाई कर रहा होगा, कहीं पे लाई कर रहा होगा, तुम्हें क्या बोला, आवाज कट रहा है मेरा क्या, हेलो, आवाज मेरा कट रहा है, हाँ बीच में थोड़ा अनस्टेबल हो गया, अब सही है। क्वेश्चन बोला इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं पे लाई कर रहा था, मान लो किसी पॉइंट पी पे लाई कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तुम निकाल सकते हो। क्वेश्चन बोला 4 kg वाले को इधर के तरफ 2 मीटर शिफ्ट कर दिए, तो 3 kg वाले को कितना शिफ्ट करें ताकि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज ना हो। क्वेश्चन सुनो वापस से, अभी ये शिफ्टेड नहीं था तो कहीं पे सेंटर ऑफ मास पी था, अगर तुम जो ही इसको शिफ्ट कर दोगे पक्का बात है इसका पोजीशन चेंज होगा। अब तुमको इस पोजीशन को चेंज नहीं होने देना है, तो ऑब्वियस बात है 3 को तुमको इधर की तरफ कुछ लाना होगा, बैलेंस करने के लिए, इस चेंज को बैलेंस करने के लिए 3 को कितना शिफ्ट करें, द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। क्विकली ये लिखो और क्वेश्चन हम बोल देते हैं, एक लाइन जस्ट घर पे ट्राई करना, डायनाम बना और लिखो, if the 4 kg point mass is shifted, if the 4 kg point mass is shifted to the right,
by 2 meter then how should the 3 kg point mass be displaced? How should the 3 kg point mass be displaced such that the location of center of mass does not change? अगर 4 केजी वाले को राइट की तरफ 2 मीटर खसका देते हैं तो 3 केजी वाले को किधर की तरफ कैसे डिस्प्लेस करें, तो मेंशन करना होगा इस डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेस करना है ताकि सेंटर ऑफ मास पहले जहां था वापस से वहीं पे रहे। क्वेश्चन लिख लिया क्या तुम लोग? जी भैया। ओके चलो ठीक। तो यहाँ पे हम अब जस्ट देख लो, ये 2 ही कोई जरूरी नहीं है, 3 पे भी हो सकता है। ट्रायंगल वगैरह बना के तुमसे पूछ ले पॉइंट मास, तो बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है, कुछ इसमें नया नहीं होगा। जस्ट हम यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं। y एक्सिस, इसको x एक्सिस कंसीडर करो। ऑरिजिन पे एक 1 केजी का मास रखा गया है। आ गया कर्सर यार। ऑरिजिन पे एक 1 केजी का मास रखा गया है, पॉइंट मास, ठीक है। इस पे इसको मान लो बी पॉइंट, इस पे एक 2 केजी का पॉइंट मास रखा गया है और इसको मान लो सी पॉइंट, इस पे एक 3 केजी का मास रखा गया है। ये 1 मीटर का साइड है ओसी, ये भी 1 मीटर, यानी 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा कुछ समझो, ठीक है। क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तुम्हें। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वाई कोऑर्डिनेट, ऑब्वियसली ट्रायंगल प्लेनर है, जेड एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 0 होगा ही सबका, तो वो निकालने का जरूरत है नहीं। जी इजी है मतलब सॉल्व करना, कुछ मतलब सबका बेसिक ज्योमेट्री लगाना है, एंगल 60 डिग्री हो इक्विलैटरल है तो cos साइन करना और फिर सबका कोऑर्डिनेट निकाल सॉल्व करना। जस्ट कल आंसर मैच कर लेंगे, आंसर मैच करके मतलब तुम लोग हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। भैया। बोलो। भैया हाँ पिछले क्वेश्चन में जो एक्सिस पहले से वहीं पे डिफाइन था क्या? हाँ, देखो जब भी क्वेश्चन हुआ तुमसे ऐसा पूछे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो भाई कोऑर्डिनेट अगर पूछ रहे हो और तुम एक्सिस मेंशन करके हमको नहीं दोगे तो हम जैसे जैसे एक्सिस घुमाएंगे वैसे वैसे मेरा आंसर आएगा, अलग अलग ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा। इसी को समझना। डिस्टेंस वगैरह पूछे फिर तुमको एक्सिस नहीं देगा क्योंकि वो एक्सिस पे डिपेंड नहीं करेगा, डिस्टेंस जो है वो है। कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी तो तुमको देगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेंशन करके देगा। होपफुली समझ पा रहे हो। हम कुछ ये बोलना चाह रहे हैं, इनके अगर नहीं लिंक कर पाए हो तो हम तुम्हें बोले, हम तुम्हें ये बोले सिंपल सा, देखो कोई ए पॉइंट है स्पेस में और कोई बी पॉइंट पड़ा हुआ है मान, ये बताओ ये इसका कुछ कोऑर्डिनेट है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट है। यह कोऑर्डिनेट ध्यान देना, यह कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई यहां लोगे कुछ और आएगा, एक्स वाई यहां लोगे ए बी का कोऑर्डिनेट कुछ और आएगा, एक्स वाई स्पेस में तुम चेंज कोऑर्डिनेट चेंज होगा बट डिस्टेंस फार्मूला से अगर ए बी का डिस्टेंस निकालोगे हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम आने वाला है। क्योंकि ए बी को क्या पता तुम कहां से सॉल्व कर रहे हो, ए बी जहां है वहां है, उनके भी टेप जो डालोगे तो वो टेप का लेंथ फिक्स ही आने वाला है। जी भैया। ये समझो वो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होगा डिस्टेंस। बट अगर एक का कोऑर्डिनेट बोलोगे तो हाँ, ये वाला बोलेगा हाँ भाई मेरे रिस्पेक्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये वाला बोलेगा मेरे रिस्पेक्ट में थर्ड क्वाड्रेंट में लाकर, ये बोलेगा मेरे रिस्पेक्ट में सेकंड क्वाड्रेंट में लाकर, सबका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह वगैरह चेंज हो रहा होगा। लेकिन जो ही तुम और भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे रूट अंडर x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, वो चीज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हो। तो क्वेश्चन वाला अगर डिस्टेंस वगैरह पूछेगा तो वो तुम्हें नहीं बोलेगा। ऐसे यही क्वेश्चन था अभी वाला जो पिछला क्वेश्चन, कितना डिस्टेंस से शिफ्ट करे, उसमें वो नहीं बोलेगा। तुम कोई भी कोऑर्डिनेट लो, कोऑर्डिनेट निकालो अपना, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आंसर सेम आएगा। चलो अब देखो
और डिस्क्रीट सिस्टम में ही है वही चीज, एक तरह से उसका कंक्लूजन है, बता देते हैं, बुक्स में लिखा हुआ रहता है, एससीबी में हेडिंग डाल के लिखा हुआ है शायद, देखो क्या, जो तुम ऐसा बोल सकते हो, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉइंट मासेस, का मतलब समझ लो, आगे कंटिन्यूअस में भी आएगा, और कंटिन्यूअस में ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस भी होता है, पॉइंट वाले में कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, तुम क्वेश्चन उसके बिना भी सॉल्व कर सकते। देखो क्या बोलना चाह रहे, मान लो यहाँ पे 4 पॉइंट मास पड़ा हुआ, बस जस्ट लॉजिक को समझना, ठीक है, हम ज्यादा लिखेंगे नहीं इसमें, 4 पॉइंट मास या 5 कुछ भी जनरल, और इधर मान लो साइड में 3 पॉइंट मास पड़ा हुआ या कुछ और, इसमें N1 पार्टिकल, इसमें N2 पार्टिकल, N1 N2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तुमसे हम बोले कि इस चारों पार्टिकल का जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे लाई कर रहा है, मान लो ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ इस ग्रुप ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हम मान लेते हैं, इसको हम सेंटर ऑफ मास ऑफ 1, इसको बोलते हैं ग्रुप 1, इसको बोलते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2 में 3 पार्टिकल और ग्रुप 1 में 4 पार्टिकल, 4 पार्टिकल का सॉल्व किया, सेंटर ऑफ मास कहीं पे आया, इन 3 पार्टिकल को सॉल्व किया, कहीं पे इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ आया, सेकेंड ग्रुप का। तुमसे बोला गया, तुमसे बोला गया हमें इस सातों पार्टिकल यानी 9 ग्रुप को कंबाइन कर दें एक साथ, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा। इधर 4 वाले का सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता है, इधर 3 वाले का सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता है, बोल रहा है पूरे को कंबाइन कर दे, होल जो सिस्टम आएगा 7 पार्टिकल का, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो तुम बेसिक से कर सकते हो, बिल्कुल सातों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, m1 x1 plus m2 x2 अप टू 7 टर्म तक करो, अपॉन m1 plus m2 आंसर आएगा उससे भी। बट उसी फॉर्मूले कंक्लूजन ये है, इन 4 का तुम्हें सेंटर ऑफ मास अगर पता है ना, तो इन चारों पार्टिकल को भूल जाओ, भूल जाओ सीधा। इन तीनों का पता है, इन तीनों को भूल जाओ, और सीधा सीधा इन दोनों पॉइंट को लेकर के 2 पॉइंट मास का तुम मुंह पे निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें रिजल्ट पता है 2 पॉइंट मास का। तो इन दोनों के लिए सॉल्व कर लो, वही इन सातों का दे देगा। तो मतलब तरह से देखो, यह जो पॉइंट है एक तरह से इन चारों के लिए मुखिया का काम कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव, बाकी 4 को हटाओ, इसको उठाओ, इसी से तुम्हारा काम चल जाएगा। यानी यह अकेला इन चारों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह अकेला इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर तुम्हें 2 अलग अलग ग्रुप ऑफ पार्टिकल दिया गया, पहले ही बोल रहे हैं, अब भी इसको अच्छे सोच सकता है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, फर्स्ट टाइम सुनने में थोड़ा नया लगता है, तो बेसिक से तुम करना, तुम खुद ही इस चीज को कनेक्ट कर लोगे, जब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक कर लोगे क्यों ऐसा हो रहा है। वही फॉर्मूला है, उसी का कंक्लूजन है। तुम्हारे पास यहाँ 4 पार्टिकल दिया, यहाँ 3 पार्टिकल दिया है, अब बोला इन सातों का बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तुम इन चारों का निकाल लो, इन तीनों का निकाल लो, और बस उन सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेशन करो, खत्म। एग्जाम्पल इजी वाला लेते हैं, समझ में आया। मान लो ये स्क्वायर दे दिया तुम्हें, जनरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, पहले बोल देते हैं एग्जाम वगैरह में, मतलब इस तरीके से स्क्वायर दे दिया, बोला तुम्हें भाई हर पॉइंट पे 1-1 केजी पड़ा हुआ है, देखो अब यहाँ 1-1 केजी पड़ा हुआ, हर पॉइंट पे 1-1 केजी पड़ा हुआ, और इसमें हर पॉइंट पे 2-2 केजी पड़ा हुआ, 2-2 केजी पड़ा हुआ, ठीक है, दे दिया तुम्हें, ठीक है। और तुमसे बोला कि इस, और मान लो एक्सिस भी तुम्हें दे दिया, एक सेकंड को कुछ बना करके देगा, अच्छे से हम बना नहीं रहे अभी, ऐसा कुछ दे दिया, मेंशन कर दिया, इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का जो बेस है वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये तुम्हारा वाई एक्सिस के अलोंग, तुम्हें डिस्टेंस वगैरह सब दिया रहेगा कि हाँ भाई इस ट्रायंगल और स्क्वायर के बीच कितना डिस्टेंस है दिया रहेगा, तभी सॉल्व कर पाओगे। दिया हुआ मान लो तुम्हारा 3 मीटर सब दिए हुआ है, और तुम्हें स्क्वायर का साइड लेंथ भी वगैरह सारा डायमेंशन दिया, मान लो ये 1-1 मीटर है सपोज, या 2-2 मीटर, 2-2, स्क्वायर का सारा साइड लेंथ 2-2 है, और ट्रायंगल का सारा साइड लेंथ मान लो 4-4 है, 4-4। तुमसे बोला बताओ इन सातों पार्टिकल का पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास को कहां पे लगा, सातों का पूछ रहा है।
तो एक अप्रोच है, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो, थोड़ा लेंदी होगा, बेसिक लगाओ और हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, फिर फॉर्मूला लगाओ m1 x1, आंसर उससे भी आएगा। डायरेक्ट जिसको पता हो वो क्या करेगा, सीधा बोलेगा भाई ये स्क्वायर सिमेट्रिकल है चारों का, सॉल्व करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा दोनों डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यहाँ, और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर जगह पॉइंट मास सेम है, तो इसका लाई करेगा सेंट्रोइड पे, सॉल्व करोगे तो और वो सीधा सीधा इन दोनों के बीच पॉइंट मास का मुंह पे सॉल्व करके क्वेश्चन निकल जाएगा, ज्वाइन कर देगा ये पॉइंट पकड़ेगा, उस साथ को नहीं पकड़ेगा, और इन दोनों का सीधा सीधा क्या करेगा, इसका यहाँ पे कितना मास लाई करेगा, ये वाला मास 4 kg, क्योंकि 1 4 kg, यहाँ पे कितना लाई करेगा 2 2 2 6 kg, 6 kg यहाँ पे 4 kg और 4 kg 6 kg में, तो डायरेक्ट क्या करेगा, रेशियो में बांट देगा, वो उल्टा रेशियो में, खट से वो बीच में सेंटर ऑफ मास पता कर लेगा, उसको पता चल जाएगा, खट से वो क्या करेगा, यहाँ से नाप करके ये डिस्टेंस बोल देगा x कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस बोल देगा y कोऑर्डिनेट, खत्म, z कोऑर्डिनेट होगा ना, आंसर निकल। तो जस्ट क्विकली तुम कर पाओगे, हालांकि यह चीज जो हम बोले हैं उस इक्वेशन का ही रिजल्ट है, m1 x1 + m2 x2, कुछ बुक में सॉल्व करके डिराइव भी किया रहता है, वही चीज है। हम सजेशन देंगे, जनरली आता नहीं है इतना लेंदी क्वेश्चन, तो तुमको इनके बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा डिस्क्रीट वाला में खास करके, बट इसी रिजल्ट को कंटिन्यूअस हम लोग यूज करेंगे, बार बार पता ही बोल रहे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन बार बार यूज करेंगे, बट यहीं पे बता दिया तुमको जस्ट आइडिया। वापस इस पॉइंट को बोल लेते, इनके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो मान लो यहाँ पे 3 आदमी बैठा हुआ है, तुम लोग वहां पे 4 आदमी बैठे हो, इस 3 आदमी और वहां 4 आदमी बैठा हुआ है, इस 3 आदमी का सेंटर ऑफ मास तुमको अगर इजिली दिख रहा है, उस 4 आदमी का सेंटर ऑफ मास इजिली दिख रहा है, तो तुम इन सातों का सॉल्व करने के लिए सातों का कोऑर्डिनेट अलग मत निकालो, बेसिक से निकाल सकते हो, आंसर उससे भी आएगा, जस्ट क्विकली सॉल्व करने के लिए इन तीनों का सेंटर ऑफ मास जहां पे वो, उन चारों का जहां पे सेंटर ऑफ मास है वो, उन दोनों को पकड़ो और 2 पॉइंट मास सिस्टम वाला कांसेप्ट लगाओ, आंसर खट से आएगा, मतलब वही चीज तुम क्विकली कर रहे हो और कुछ नहीं। हाँ अब यही समझो, अब ये चारों ऐसा होता, देखो ये चारों स्क्वायर ऐसा होता, चारों जगह पॉइंट मास अलग अलग देता, फिर तुम इस चारों का सेंटर ऑफ मास डायगोनल इंटरसेक्शन पे नहीं लेते, तो फिर सॉल्व करना ही पड़ता, तो फिर वहां पे तुम नहीं बच पाओगे, तुमको बेसिक से ही जाना होगा, क्योंकि तुमको इन चारों का सेंटर ऑफ मास बिना सॉल्व किए हुए उस केस में नहीं दिखता, यहाँ पे चूंकि 1 1 1 1 दिए हुआ है, तो हमको डायरेक्टली पता है कि डायगोनल इंटरसेक्शन अप्लाई करेगा, जो ही मास अलग अलग दे दिया, फिर उस डायगोनल इंटरसेक्शन पर अप्लाई नहीं करेगा, उसको ही फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इन तीनों को सॉल्व करने, ये भी निकालने तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो भाई इतना सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो क्यों नहीं सातों के लिए एक बार में कर लेंगे। तो ये भी ध्यान रखो, मतलब है बेसिक ही, स्पेशल क्वेश्चंस में बहुत मार जुगाड़ लग सकता है, सारे क्वेश्चंस में नहीं लगेगा, क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो बेसिक से जाना पड़ेगा, लेकिन जनरली अगर इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कभी दे इन केस, मान 10 12 15 करके, तो पक्का समझ लो उसमें जुगाड़ लग ही रहा होगा, क्योंकि वो घसवाएगा नहीं तुमको, 15 पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो और फिर सॉल्व करो, और इन केस ऐसा पूछता है एग्जाम में कभी भयंकर सा कुछ बना करके अजीब हो, तो समझ जाना जुगाड़ लग ही रहा होगा, इस तरह का कुछ सिमेट्रिकल ही देगा वो, सारा पॉइंट मास सेम देगा जनरली, ताकि बच्चा क्विकली कर पाए, वो नहीं चाहेगा सबका अलग अलग निकालो, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, ये रिजल्ट स्पेशल केस में मिलेगा जहां पे तुमको इन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आपस में क्विकली दिख रहा, नहीं दिख रहा फिर बेसिक से जाओ, आंख बंद करके सॉल्व करो आंसर। तो इसके साथ ही तुम्हारा समझ लो पॉइंट मास डिस्क्रीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट खत्म हो जाता है। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जो इसको बोलो, या कंटिन्यूअस सिस्टम जो भी बोलो, मास ही ले रहे हैं हम लोग, उसको जस्ट इंट्रोड्यूस हम करने वाले हैं 5-6 मिनट, तो हम ऐसा करते हैं, चलो इसी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं थोड़ा सा, फिर कल हम लोग